प्रतिम गाथा लिखी है। चाहे राजस्थान के राजपूताने की कहानियाँ हों, हरियाणा के जाट सूरजमल जाट जैसे लोगों की कहानियाँ हों, अगर उनको ये भूल जाएं तो राजा सुहेल दो हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी हो। सदियाँ बीतती गईं, उनकी वीर गाथाएँ चलती रहीं, लेकिन एक कसक हमारे दिल में रहती है। वो एक अप्रतिम विजय की कसक रहती है। 1857 की लड़ाई हो या 1947 का स्वतंत्रता आंदोलन हो, सब में दगा अपनों ने ही दिया। इस लड़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुल के आई जिसकी परिकल्पना हमें पहले थी, लेकिन वो इस स्तर पे सामने आएंगी इसके बारे में नहीं सोचा था। हालांकि मेरे अब तक के सबसे प्रशंसनीय आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पहले भारत के CDS दिवंगत और श्रद्धेय रावत साहब ने पहली बार 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी। 2.5 फ्रंट वॉर तो नहीं दिखा, लेकिन 1.5 नियर अबाउट 1.5 फ्रंट वॉर दिख गया। हालांकि युद्ध कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके घर वाले उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर भी जो चरम उत्साह और लोगों का जोश इस पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ उसमें था, उसने एक नई रूपरेखा और एक नई दिशा दी देश की राजनीति को। लेकिन फिर वही चीज़ें रिपीट हुई जो 1965 के बाद, 1971 के बाद और 1999 में हुई। चाहे ताशकंद का समझौता हो या शिमला समझौता हो, हमें इस बात का गर्व रहा कि हमारे सूरवीरों ने युद्ध मैदान में वो रणकौशल दिखाए, वो रणभंगिमा दिखाई कि दुश्मनों के छक्के छूट गए, लेकिन हम फिर मेज पे हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की नहीं की, इसके बारे में मैं कहना भी नहीं चाहता कुछ, क्योंकि हमारी सरकार का वो आंतरिक मसला है और आर्थिक और वैदेशिक मामलों को मुझसे बेहतर लोग समझते हैं। लेकिन जिस कसक की मैं बात कर रहा था कि एक कसक रह गई, और कसक क्या रह गई, तो वैसे तो मैं भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस समय जो अभी देश का माहौल चल रहा है, उस समय मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आई राष्ट्रकवि दिनकर जी की। हम लोग छोटे बच्चे थे तो उनकी कविताएं हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय बाल्यकाल में कविताएं तो हमने पढ़ी, लेकिन उसका मर्म हम नहीं जान पाए। आज जब हम उसका मर्म जानते हैं तो उसी की एक कविता है कुरुक्षेत्र, उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो सटीक बैठती हैं। उन पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ कब हारा। हालांकि इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने वो महाभारत का प्रसंग लिया है, कुछ महाभारत के भी प्रसंग हैं, रामायण का भी प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंगों से मिलकर के ये कविता बनी है।
लेकिन ये कविता आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे बहुत उचित लगती है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यही हमारी आज की कहानी है। मुंबई अटैक के बाद, उसके पहले की आतंकी घटनाओं में हम सिर्फ बातचीत करते रहे, हम आतंकवाद को कंडेम करते रहे, और सही मामलों में कहें तो कड़े शब्दों में निंदा करते रहे। तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। इसी की एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन बिसरहित बिनित सरल हो। इसको मैं वर्तमान की पंक्तियों से इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत नहीं होता, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो भारतीय डिफेंस सिस्टम और भारतीय आयरन डोम से हुआ या S-400 से हुआ, लेकिन अगर भारतीय डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं हुआ होता तो हमारी क्या गति हुई होती। उन्होंने तो फतेह मिसाइल हरियाणा तक पहुंचा ही दी थी। तो उसी पे है कि हम जो क्षमा कर रहे हैं, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारी सेनाएं मजबूत नहीं होंगी, तो क्या शांति, और किस शांति की हम बात करेंगे। आज से मुझे लगता है कि 5 दशक पहले दिनकर जी को इन पंक्तियों के माध्यम से ज़्यादा एहसास था इन चीज़ों का। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन बिसरहित बिनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। रामायण की पंक्तियां हैं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिंधु नदी के किनारे बैठे हुए हैं और समुद्र से श्रीलंका जाने के लिए, श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ते की मांग करते हैं। हालांकि रामायण में भी इसका एक प्रसंग है कि बिन न मानत जलद जड़ गर्भ 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। उसी से इंस्पायर्ड मुझे ये पंक्तियाँ लगती हैं, लेकिन मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि राष्ट्रकवि का लिखा हुआ है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, पूजा चरण चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बढ़ा मूड मंदन में। मूड मतलब यहाँ मूर्खों से कहा जा रहा है। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो इफ यू वांट पीस, गेट रेडी फॉर वॉर। हम अभी जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, हम पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहलगांव का जो मसला था, वो मसला इतना सीधा नहीं था। वो सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था। टेररिस्ट अटैक में भी निर्दोष लोगों को मारा जाता है, लेकिन इस आक्रमण का सिंबोलिज्म क्या था, वो चाहते क्या थे, और क्या हमने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। कई मत हैं उसके। हालांकि मेरा अपना मानना है
कि हमने एक लेवल तक उनको जवाब दिया है। सीज फायर क्यों हुआ, उसमें बहुत सारी थ्योरीज आई, कुछ उसमें सच्ची साबित हुई, लेकिन अभी तक किसी का कंफर्मेशन नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि उनके न्यूक्लियर जो ठिकाने थे उस पर अटैक हो गया, या उससे कुछ रेडिएशंस का मामला आ गया। सबके अपने अपने विचारधारा हैं। सरकार ने अभी तक सिर्फ अपनी एक विचारधारा रखी है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी और हमने अपने मानकों को पूरा किया, बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया और पूरा किया। लेकिन दो बातें इसमें बहुत क्लियर हुआ। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारा आतंक से, हमारी लड़ाई आतंक से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की सेना से नहीं है। दूसरी तरफ स्टेटमेंट ये आता है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स खड़े होते हैं, आतंकियों के मरने पे भिखारी पाकिस्तान में चेक के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शत्रु बोध का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे शक्तिमान, तो उसमें एक कैरेक्टर था गंगाधर, तो अक्सर होता था गंगाधर ही शक्तिमान है। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पूरी रेडिकलाइज सोसाइटी है, आप उस रेडिकलाइज सोसाइटी के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। जिनको हिंसा से खुशी मिलती है उनको आप ये नहीं सिखा सकते हो कि ये बुद्ध की धरती है, और चूंकि ये बुद्ध की धरती है तो हम हिंसा नहीं करना चाहते। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे यहाँ एक चैप्टर पढ़ना था हम लोगों को, उंगली माल की कहानी थी। उस समय टीचर्स भी, हमारे शिक्षा व्यवस्था की ये कमी है कि बहुत ही तकनीकी कुशल और साहित्यिक कुशल शिक्षक होने चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, जिनकी घोर कमी है। तो उस समय हम लोगों को पढ़ाया गया उंगली माल की कहानी कि एक राक्षस था, जंगल में रहता था, तो जो लोग जंगल से जाते थे तो उनका गला काट लेता था और उनको अपने माले में पिरो करके उसको पहनता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजरे, राक्षस आया, बुद्ध के सामने खड़ा हुआ। बुद्ध ने उसको कहा कि एक पत्ता तोड़ो। जब उसने पत्ता तोड़ा, फिर बुद्ध ने उसको कहा कि इसे जोड़ो। उसने जोड़ा, वो नहीं जोड़ पाया, तो भगवान बुद्ध ने उसमें कहा कि अगर तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह से वो भगवान बुद्ध का भक्त बन गया। कहानी हमें यही बताई गई, लेकिन उस कहानी के पीछे क्या कहानी थी ये बहुत बाद में पता चली। जब आप बुद्ध के बचपन को देखोगे, यानी सिद्धार्थ को आप ऑब्जर्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सिद्धार्थ कितने बड़े वॉरियर थे। और उंगली माल भगवान बुद्ध का भक्त इसलिए नहीं बन गया कि वो भगवान बुद्ध थे। उंगली माल जब भगवान बुद्ध के सामने आया तो वो डरे नहीं, वो निर्भीक खड़े रहे। तो उंगली माल को यह आश्चर्य हुआ होगा कि जो लोग आते हैं उनकी तो गिग्गी बन जाती है, ये कौन आदमी है। इसको मैं थोड़ा सा अलग लहजे से कहना चाहूंगा
एक कैसियस क्ले की स्टोरी है। मोहम्मद अली हैवीवेट चैंपियन के बाद साथ है, बहुत बड़े बॉक्सर, अभी उनकी बेटी लैला अली हैं। तो हिथ्रो एयरपोर्ट पे कैसियस क्ले का बैग कुछ लोगों ने छीन लिया। अब जब पता चला कि कैसियस क्ले का बैग छीना गया है तो हड़कंप मचा, बैग बरामद हुआ। जिन लोगों ने छीना था वो लोग भी आए। तो पुलिस वालों ने कैसियस क्ले से पूछा कि आप इतने बड़े बॉक्सर हैं, इन्होंने आपके हाथ से बैग छीन लिया। तो मोहम्मद अली, जिसको कैसियस सो कॉल्ड कैसियस क्ले कहते हैं, उन्होंने एक जवाब दिया कि मैं मारता तो मर जाते, मैं मारता तो मर जाते, इसलिए मैंने बैग छोड़ दिया। इस कहानी को आप रिजेंबल कर सकते हैं बुद्ध से। बुद्ध यानी सिद्धार्थ की अवस्था, उस समय पृथ्वी का सबसे तेज घोड़ा कंटक था बुद्ध के पास। सिद्धार्थ के नौकर का नाम चंदक था। और सिद्धार्थ एक राजकुलीन परिवार के राजकुमार थे। जहां तक मैंने पढ़ा है, हो सकता है मेरे ज्ञान में कुछ त्रुटि रही हो, कि बुद्ध अपने मरने के समय तक प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर चलते थे। तो बुद्ध शांति के पर्याय इसलिए नहीं थे कि वो कमजोर थे। बुद्ध शांति के पर्याय इसलिए थे कि वो वीर थे। वीरता शारीरिक ही नहीं हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो बौद्धिक हो सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों में सबसे जरूरी है अपने आप को मजबूत करना। वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। वो आर्थिक रूप से हो सकता है, वो शारीरिक रूप से हो सकता है, और वो मानसिक रूप से हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों के अलावे सबसे ज्यादा जरूरी है संगठन का और संगठित रहने का। इन दैत्यों के खिलाफ, इन हिंसा के पुजारियों के खिलाफ अगर हम संगठित रूप से नहीं रहेंगे तो एक सभ्य समाज के रूप में हम असफल साबित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल हुआ। हमने उनके 11 बेसेस तबाह कर दिए, 28 जगहों पर अटैक किया, इसलिए नहीं। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा कि हम संगठित रहे। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सब लोग संगठित रहे, सब लोग सरकार के साथ रहे। मोदी जी इसलिए विश्व के पॉपुलर लीडर नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो फॉरेन पॉलिसीज छन के आई वो बहुत सुखदायी नहीं थी। लेकिन एक चीज स्पष्ट था कि आज हम इस स्थिति में हैं, देश इस स्थिति में है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये अकेले मोदी जी का और सरकार का किया हुआ नहीं है, ये सब भारतवासियों का किया हुआ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आने वाली चुनौतियों से हमें तैयार रहना है तो इसका एक ही तरीका है कि हम संगठित रहें, और साथ साथ जो हम में सदियों से कमी रही है कि हमें शत्रु बोध नहीं रहा है, हमें शत्रु बोध का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। बाहरी शत्रुओं से तो निपट लोगे, लेकिन ये जो घर के अंदर बैठे हैं इनका क्या करोगे? इनको मारना या हिंसा के रूप में इनको खत्म करना कहीं से उचित नहीं है। एक सभ्य समाज ऐसा कर भी नहीं सकता है। इसका एक ही तरीका है कि हमें शत्रु बोध हो, हमारे बीच में हमारा कौन शत्रु है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जिस दिन ये जानकारी हो गई, मैं आपको गारंटी कहता हूं
ये 2.5 फ्रंट का वॉर सिर्फ 2 फ्रंट का वॉर रह जाएगा। 0.5 फ्रंट अपने आप खत्म हो जाएगा। थैंक यू। ये मेरे अपने विचार थे। जरूरी नहीं है कि हर लोग इस विचार से सहमत हों। जो लोग असहमत हैं मुझे खुशी होगी, और जो लोग सहमत हैं उनके लिए धन्यवाद।